everyone. I really hope you are doing great. Welcome to lecture number 3 of Landmark and Historical Judgments of Indian Constitution. आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस विच इज नोन एज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था, क्या फैक्ट्स थे, सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. उनमें क्या हेल्ड हुआ ये भी. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स. एक कुछ पहले जस्ट देख लो कि क्या समरी है इसकी. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स इज अ लैंडमार्क डिसीजन जो कि डिसाइड हुआ था ऑन 25 जनवरी 1978 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. दिस डिसीजन हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन शेपिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस पर्टिकुलर डिसीजन ने फॉलो किया, ठीक मतलब प्ले किया बाय ब्रॉडनिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन को बहुत वाइड कर दिया इसने, जो कि सेफगार्ड करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. बहुत ज्यादा योगदान था मेनका गांधी का, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस का. द केस आल्सो रीडिफाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन. इसी केस में तो गोल्डन ट्रायंगल की बात करी गई थी 14, 19, 21 कि अगर ये वायलेट हुआ है तो हम मानेंगे ये वायलेट हुआ है, ये वायलेट हुआ है तो हम मानेंगे आर्टिकल 14 वायलेट हुआ है, आर्टिकल 14 वायलेट हुआ है तो हम मानेंगे कि आर्टिकल 21 भी वायलेट हुआ है. गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है. सो इसी पर्टिकुलर केस में ये बात कही गई थी. Relationship between Article 14, 19 and 21 of the Constitution is establishing that any law that curtails personal liberty must adhere to the principles of fairness and reasonableness as incorporated in this article. कह रहा है अगर आप किसी की पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल कर रहे हो तो आपके पास कोई रीजन होना चाहिए. कुछ रीजनेबल ऐसा बताओ कि इस वजह से आपने ऐसा किया, नहीं तो आप नहीं कर सकते. ठीक है, बैकग्राउंड दे देती हूँ क्या है. इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिसेस मेनका गांधी वाज इशूड अ पासपोर्ट. एक पासपोर्ट उनको इशू किया गया था अंडर द पासपोर्ट एक्ट 1967. ऑन 2 जुलाई 1977 द रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर इशूड अ नोटिस डायरेक्टिंग हर कि आप अपना पासपोर्ट जो है सरेंडर कर दो. When Mrs. Menka Gandhi sought an explanation, उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगा कि क्यों सरेंडर कर दे. The government stated the reasons for the impoundment कि आपके जो impound का मतलब होता है कि जब्त कर लिया, कि क्यों क्या मतलब उन्होंने गवर्नमेंट ने ये सब रीजंस स्टेट किए कि क्यों इम्पाउंड किया गया है. सॉरी वन नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड. ठीक है, ये इम्पाउंडमेंट का रीजन जो है वो डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते. साइटिंग उन्होंने क्या कहा कि ये पब्लिक जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में हम ऐसा कर रहे हैं. गवर्नमेंट ने क्या कहा, हम आपको रीजंस नहीं बता सकते बट हम ऐसा कहेंगे कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन हम रीजंस डिस्क्लोज नहीं कर सकते. अग्रीव्ड बाय दिस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. अब ट्रांसपेरेंसी तो थी नहीं भाई, अगर वो रीजंस बता देते थे हम इस वजह से आप पे ये राइट हमने कर्टेल किया है पासपोर्ट वाला, तो चलो ठीक था, लेकिन उन्होंने रीजंस नहीं बताए. तो मिसेस मेनका गांधी अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32. उन्होंने रिट पिटीशन दायर कर दी. शी आर्ग्यूड दैट द इम्पाउंडिंग ऑफ हर पासपोर्ट वायलेटेड हर फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है अंडर आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अदर फ्रीडम्स, एंड आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. बाय कहीं भी जाने से रोक रहे हो आप, तो आर्टिकल 19 में तो ये बात बताई गई है कि आप किसी को भी कहीं किसी भी जगह मूव करने से नहीं रोक सकते हो. तो यहाँ पर वो भी किया जा रहा है. सॉरी, की फैक्ट्स क्या है केस के. द फैक्ट्स ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स आर समराइज्ड एज फॉलोज. पासपोर्ट इशुएंस. Mrs. Menka Gandhi was issued a valid passport under the Passport Act 1967. Notice उनको surrender का आया था on 2 July 1977. She received a notice from the regional passport officer जो कि चाहते थे कि वो अपना पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करते. रीजंस उन्होंने बताया नहीं कि क्यों वो ऐसा चाहते थे. गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि कोई वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करना चाहते. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा किया जा रहा है. कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज क्या था. मिसेस मेनका गांधी फाइल्ड अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 और वो ये कंटेंट कर रही थी कि फंडामेंटल राइट्स उनके वायलेट हुए हैं 14, 19 और 21 बट इन्फ्रिंज्ड बाय द यूनिलैटरल डिसीजन. भाई एक तरफा ही तो डिसीजन लिया गया, पासपोर्ट अथॉरिटी ने तो डिसीजन लिया, और किसका डिसीजन यहाँ पर है. पासपोर्ट अथॉरिटी ने अपना डिसीजन ले लिया कि आप जो यहाँ पर पासपोर्ट आकर के सरेंडर करिए. तो ये चीज है. एनालिसिस ऑफ जुडिशियल रीजनिंग. अब क्या हुआ इनके केस में. In Menka Gandhi versus Union of India, the Supreme Court delivered a multifaceted analysis. बहुत अच्छा एनालिसिस किया सुप्रीम कोर्ट ने. That covered a range of constitutional provisions. कितने सारे constitutional provisions सुप्रीम कोर्ट कवर करके चली गई इस जजमेंट के थ्रू. The key elements of the analysis are follows. Key elements क्या है. सबसे पहला the expansive interpretation of Article 21. आर्टिकल 21 को बहुत ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन किया सुप्रीम कोर्ट ने. कहा ब्रॉडनिंग ऑफ पर्सनल लिबर्टी.
कह रहा है द कोर्ट हेल्ड दैट द टर्म पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, इसको वाइड इंटरप्रिटेशन देना है, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट दिस लिबर्टी एनकम्पास्ड, जिसमें ये जो हम लिबर्टी की बात कर रहे हैं जिसमें राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी शामिल है. However, this right, like all other fundamental rights, is subject to restriction. Restrictions तो है जैसे बाकी सारे फंडामेंटल, भाई एब्सोल्यूट थोड़ी है आपकी फंडामेंटल राइट्स, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है. जैसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं तो आप बोल सकते हो आप जो बोलना चाहो, लेकिन कुछ भी बोलो, किसी को डिफेम करो तो उसके लिए तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ना. इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच में, कि बोल सकते हो लेकिन ऐसा थोड़ी कुछ भी बोल दोगे. तो यही वहां पर वही बात जो है यहाँ पर भी कही गई, जैसे बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, होनी चाहिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. लेकिन क्या रीजन क्या है इस चीज का, दैट आर इम्पोज्ड बाय प्रोसीजर दैट इज नॉट आर्बिट्ररी बट फेयर एंड रीजनेबल. अब ये आर्बिट्ररी काम मत करिए कि आपने बताया भी नहीं किस रीजन की वजह से आप नहीं उन्हें बाहर ट्रैवल करने देना चाह रहे. भाई ये उनका फंडामेंटल राइट है कि वो बाहर ट्रैवल कर सकती है, ठीक है. फेयर और रीजनेबल होना चाहिए जो भी कुछ आप कर रहे हैं. करेक्शन क्या है 14 और 19 का, दो रूलिंग एक्नॉलेज्ड दैट आर्टिकल 14, 19 एंड 21 आर इंटरलिंक्ड. ऑल्दो आर्टिकल 19 कुछ फ्रीडम्स को गारंटी करता है, दे मस्ट बी रेगुलेटेड सो एज नॉट टू कॉन्फ्लिक्ट विद द राइट टू पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल क्या ना कॉन्फ्लिक्ट नहीं करा रहा है, लेकिन जो तीनों आर्टिकल्स हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड है. अ लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो कि लिबर्टी को इफेक्ट कर रहा है मस्ट बी मेजर्ड अगेंस्ट द फेयरनेस एंड इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14. एक ऐसा लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो भी लिया गया वो अगर लिबर्टी को इफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली तो उसको मेजर करना चाहिए अंडर आर्टिकल 14 की इक्वालिटी करी गई है कि नहीं करी गई. ये किस कहाँ का न्याय है बताओ. रिक्वायरमेंट ऑफ अ फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर, नेशनल जस्टिस पर यहाँ पर एम्फेसिस दिया गया. कहा गया है कि पिवटल aspect of the judgment was the court's insistence that any procedure affecting the fundamental rights, कोई भी ऐसा प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो जो कि फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट कर रहा है किसी इंडिविजुअल की, should conform to the principles of natural justice. अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि किसी बंदे की किसी इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट कर रहा है तो नेचुरल जस्टिस का फिनोमेना फॉलो होना चाहिए. दिस इंक्लूड्स द प्रोविजन एंड अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड ऑडियल ट्रम पार्टम व्हिच इज एसेंशियल इन एनी प्रोसेस दैट डिप्राइव्स द सिटीजन ऑफ देयर लिबर्टी. भाई अपॉर्चुनिटी तो दो, उसको सुनो तो कम से कम, क्यों किस बात पे ये सारी चीजें करी गई जब पता ही नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ऑडियो अल्ट्रम पार्टम इज अ नेचुरल जस्टिस का रूल, ठीक है. प्रोसीजरल फेयरनेस पोस्ट एक्शन, देखो the court acknowledged that there might be situations where an immediate prior hearing might not be feasible. कोर्ट ने ये बात कही, एक्नॉलेज किया इस बात को कि कोई ऐसी कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर आप तुरंत से ऐसे मीटिंग नहीं बुला सकते, वो फीजिबल नहीं लगता. पर्टिकुलरली इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेक्स्ट के उसमें उन्होंने कहा nonetheless it is imperative that a fair and reasonable hearing must be provided as. भाई हम कह रहे हैं आप तुरंत मत बुलाओ, एकदम से मत करो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतना तो करो. तो कह रहे हैं as soon as possible आफ्टर द इम्पाउंडिंग ऑर्डर इज इशूड. जब आपने ये इम्पाउंडिंग ऑर्डर इशू किया उसके एज सुन एज पॉसिबल आपको एक मीटिंग तो कम से कम बुलानी चाहिए थी, देयर बाय जिससे आप अफेक्टेड पर्सन, या इस केस में हमारे कौन थी, मेनका गांधी, कि आप कम से कम उनको बुलाओ ताकि वो डिसीजन को कंटेस्ट कर सके, ठीक है. डिसीजन को कंटेस्ट करने का मतलब है कि अपने बचाव में वो जो भी कुछ कहना चाहती हैं वो वहां पर कह सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं उसके लिए जो भी कुछ उनके साथ हुआ. द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन क्या है, जुडिशियल सुपरविजन एंड चेक्स. While the government's discretionary power under Passport Act was recognized, the court emphasized that such a discretion is not absolute. कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है, भाई पासपोर्ट एक्ट में गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है, जैसा वो चाहेंगे वैसा कर सकते हैं, लेकिन ये पावर एब्सोल्यूट नहीं है कि जो चाहोगे वो करोगे. अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहे हो तो फिर ये गलत है. तो एनी एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर मस्ट बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी. आप इस पर्टिकुलर पावर का किसी भी तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका जुडिशियल स्क्रूटनी होगा टू एंश्योर कि कोई आर्बिट्ररी डेप्रिवेशन ना हो किसी की पर्सनल लिबर्टी का, ठीक है. आप कोई ऐसा काम ना करो जो कि वायलेट करे किसी की पर्सनल लिबर्टी, किसी के फंडामेंटल राइट्स. द कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट इवन when an administrative action is taken for reasons pertaining to public interest, it must still adhere to the values of fairness and justice. कोर्ट ने ये कहा कि भले ही आप पब्लिक इंटरेस्ट में क्यों ना फैसला ले रहे थे, भले ही आपका जो कारण था, जो रीजन था वो पब्लिक इंटरेस्ट था, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी फेयरनेस और जस्टिस जो है वो होना चाहिए. फिर भी फेयरनेस और जस्टिस होना चाहिए जो भी कुछ आप काम कर रहे हो. फिर उसके बाद क्या है, बैलेंसिंग इंडिविजुअल राइट्स विद स्टेट इंटरेस्ट. कोर्ट्स एनालिसिस रिफ्लेक्ट्स अ बैलेंस्ड अप्रोच. कोर्ट ने जो भी कुछ एनालिसिस किया, इतनी कहानी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, आपको ये तो समझ में आया होगा कि बैलेंस्ड अप्रोच है, एक हार्मनी बैठाने की कोशिश कर रही है.
कोर्ट, ठीक है, whereby the legitimate need of the state to regulate travel and maintain public order, पता नहीं क्या लिखा हुआ, the individual right to fair treatment and natural justice, the mechanism provided in the Passport Act must therefore incorporate sufficient safeguard to prevent abuse of power। कह रहा है जो मैकेनिज्म है पासपोर्ट एक्ट का वो इनकॉर्पोरेट करे कि सफिशिएंट जो है सेफगार्ड ऐसे बनाए जहाँ के पावर कोई भी बंदा मतलब जो अथॉरिटी है वो अब्यूज ना करे अपनी पावर को, ठीक है, अपनी पावर से एक्सीड होकर के कोई काम ना करे। जजमेंट में देखो क्या हुआ, हाँ देखो जजमेंट में तो भाई सबसे पहले मीनिंग बताया पर्सनल लिबर्टी का क्या है। पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इट रूल दैट पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। उनके पास उसी पर्सनल लिबर्टी में राइट टू ट्रैवल, भाई आर्टिकल 21 अपने आप में कितनी राइट्स समेटे हुए, सिर्फ अब लाइव और पर्सनल लिबर्टी नहीं बचा जो हेडिंग है उसकी, कितनी सारी राइट्स हैं आर्टिकल नंबर 21 में। तो वही कह रहा है डज द राइट टू ट्रैवल कैन नॉट बी कर्टेल्ड, उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट थ्रू प्रोसीजर। हाँ अगर आप प्रोसीजर सही से कर रहे हो, जस्ट है, फेयर है, रीजनेबल है, भाई इस पर्टिकुलर केस में तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी ना। अगर ट्रांसपेरेंसी होती तो इतना बड़ा मामला ना होता। ट्रांसपेरेंसी अगर सरकार रखती तो इतना कुछ जो भी कुछ इसमें हुआ वो ना होता, ठीक है। इंटरलिंकिंग हुआ आर्टिकल 14, 19, 21 का, इसको अपने आप से पढ़ लेना जब आपको पीडीएफ मिलेगी। प्रोसीजर जो है वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। द फ्रेज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 कैन नॉट मीन एनी आर्बिट्ररी और फैंसीबल प्रोसीजर। आप आर्बिट्ररी कोई काम नहीं कर सकते, कोई ऐसा फैंसीबल प्रोसीजर नहीं है कि चल रहा है तो चलता ही जा रहा है, कुछ और कभी कुछ करा रहे कभी कुछ करा रहे, ये सब नहीं। द प्रोसीजर जो है वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए, नॉट ऑप्रेसिव और डिस्क्रिमिनेटरी। ऑप्रेसिव और डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, ये फेयर, जस्ट और रीजनेबल। ये टर्म्स का इजाद मेनका गांधी के ही केस से हुआ, ठीक है, जहां प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात करते हैं। द कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट इफ अ लॉ परमिट्स अनफेयर डिप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी इट वुड वायलेट आर्टिकल 21। यानी अगर कोई ऐसा लॉ है जो कि अनफेयर डिप्रिवेशन को प्रमोट कर रहा है, उसमें है प्रोवाइड कर रहा है, तो मतलब वो आर्टिकल 21 को भी वायलेट कर रहा है, हम ये मानेंगे, ठीक है। नेचुरल जस्टिस इज पार्ट ऑफ फेयर प्रोसीजर, नेचुरल जस्टिस ही फेयर प्रोसीजर। भाई आप कैसे फेयर प्रोसीजर, कैसे आप नेचुरल जस्टिस इंश्योर करोगे जब आपका प्रोसीजर सही होगा, साफ होगा एकदम ट्रांसपेरेंट होगा। तो वही कह रहा है द कोर्ट फर्मली हेल्ड दैट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस स्पेशली द राइट टू बी हर्ड, कि आप सुनो तो आप मेनका गांधी को अगर बुला करके आपने उसी समय मीटिंग वगैरह कर ली होती, उनको रीजंस बता दिए होते, तो बात यहाँ तक ना पहुंचती। Are implicit in the procedure under Article 21 in situations where immediate action is necessary, a post-decision hearing must be given। जहाँ पर जरूरत है तुरंत से इमीडिएट एक्शन की, वहां पर तुरंत जो है डिसीजन देना चाहिए। द पासपोर्ट अथॉरिटी मस्ट प्रोवाइड रीजंस, आप रीजंस प्रोवाइड करो कि आपने इम्पाउंड क्यों किया है पासपोर्ट, और अलाउ करो जो पासपोर्ट होल्डर है उसको अपॉर्चुनिटी दो ताकि वो कंटेस्ट करे, लड़ तो सके कम से कम आके, ये उसका हक है, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ सेक्शन, इसी सेक्शन का सारा बवाल था। द कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन। कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि कौन से केस में सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी है शायद ऑफ पासपोर्ट एक्ट की वैलिडिटी हेल्ड करी गई थी, स्टेटिंग दैट इट प्रोवाइडेड सफिशिएंट गाइडलाइंस इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है। However, every order passed under this provision must be tested। लेकिन जो भी कुछ ऑर्डर इस पर्टिकुलर ऑर्डर, भाई देखो लेजिस्लेचर ने या ऐसे कह लो सरकार ने ये बात कही कि हम इस पर्टिकुलर सेक्शन की उससे ये बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को भी चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन सही है, सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कुछ भी सरकार कर रही है करेगी वो सही होना चाहिए, वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। द कोर्ट नोटेड दैट ऑल्दो द सेंट्रल गवर्नमेंट्स होल्ड वाइड पावर्स, कोर्ट ने कहा कि भले सेंट्रल गवर्नमेंट का अथाह पावर्स है, दीज पावर्स मस्ट बी एक्सरसाइज रीजनेबली, लेकिन इन पावर्स को रीजनेबली एक्सरसाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी फंडामेंटल राइट से जुड़ी है, क्योंकि ये सिटीजन की फंडामेंटल राइट से जुड़ी है। आप ऐसे ही उठ करके कल को किसी को रोक नहीं सकते कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट है, ही कैन मूव एनीवेयर ही वांट्स, ओके। सो एंड देयर इज जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल, और जुडिशियल रिव्यू तो है ही अवेलेबल। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं कल को इंडिया छोड़ के कनाडा चली गई, ठीक है, सिर्फ वहां पे रहने गई, ठीक है, मान लो किसी काम से गई हूँ, तो क्या फंडामेंटल राइट्स मेरा पीछे नहीं करेंगी? मैं इंडिया के सिटीजन नहीं रहूंगी? हाँ, अगर मैंने सिटीजनशिप त्याग दिया तो अलग की बात है, लेकिन क्या ऐसा होगा क्या? नहीं, मैं जहां भी जाऊंगी मेरी जो फंडामेंटल राइट्स है मुझे फॉलो करेंगी, कहीं पे भी जाऊं। तो वही चीज है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स का जस्टिस चंद्रचूड़ ओपाइंड दैट freedoms under Article 19,
सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर नॉट कन्फाइंड टू इंडियन टेरिटरी। सिर्फ यही नहीं है कि आप जब तक इंडिया में हो तो इंडिया में ही आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं, आप कहीं बाहर भी अब्रॉड भी जाते हैं तो वहां पर भी वही फंडामेंटल राइट्स हैं, आप जिस देश के नागरिक हो फंडामेंटल राइट्स तो वही रहेंगी ना यार। हाउएवर द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द राइट टू गो अब्रॉड इज नॉट एक्सप्रेसली कवर्ड अंडर आर्टिकल 19। भाई देखो एक्सप्रेसली अंडर आर्टिकल 19 में कवर नहीं कर रखा है, ठीक है, एक्सप्रेसली मतलब लिखा नहीं, एक्सप्रेसली का मतलब है वहां लिखा नहीं हुआ, लेकिन हम इसको मान सकते हैं कि आप किसी को इस तरीके से रोक नहीं सकते। हाँ, अगर आपके पास रीजंस होते तो आप बिल्कुल बेशक रोक सकते थे कि रीजंस भाई हम नहीं जाने दे सकते, उनके ऊपर कोई केस चल रहा है, कुछ ऐसी बात है कि अगर ये बाहर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो अलग की बात है, रोका भी जाता है। लेकिन बिना किसी रीजन के आप नहीं रोक सकते, बिना उनको सुने हुए आपने कंटेस्ट करने का मौका भी नहीं दिया, नहीं रोक सकते, ठीक है। सो आई रियली होप आप लोगों को समझ में आया होगा मेनका गांधी का केस। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।